चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 10वीं पाठ 6 जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान और फसल, इसके मैं भावार्थ बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल सके मेरे चैनल पर। तो ये पहला पद है, इसमें देखते हैं इनके लेखक कौन है। नागार्जुन इनके पद है और भावार्थ बहुत ही सरल भाषा पे, जो आपके बोर्ड एग्जाम पर बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। पहला है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुमरे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खेल रहे जलजात, पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से के फूल, बांस था कि बबूल। यहाँ भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लगे। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं, धूल से सन जाते, उनके गालों पर भी धूल लग जाती है। कवि को यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर यह बालक किसी पत्थर को छू ले तो वह भी पिघलकर जल बन जाए और बहने लगे। अगर वो किसी पेड़ को छू ले, फिर क्या बताते हैं कि क्या हो जाता है, पिघलकर जल बन जाए। अगर वो किसी पेड़ को छू ले, फिर चाहे वो बांस हो या फिर बबूल, उससे लिया के फूल ही झड़ेंगे। अर्थात बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल लोग, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वह जो करवाना चाहता है वो कराते हैं एवं उसके साथ खेलते हैं। दूसरा पद देखते हैं। तुम मुझे पाओ नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लू में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख। यहाँ बता रहे हैं बनी होती आज, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यहाँ भावार्थ देखते हैं। शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और कवि को एक टक टक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि कहता है, यहाँ बताते हैं बच्चों किस तरीके से व्यवहार कर रहा है कवि के साथ। क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, कितने देर तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एक टक मुझे देखते रहोगे, कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते। अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आँख फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें भी जी भर देख सकता हूँ, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान आनंद सकता हूँ और बता रहे दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा पद। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुर, देखते तुम इधर अनकही मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने पुत्र के बारे में बताता है कि उसके नए नए दांत निकलना शुरू हुए हैं। कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटता है, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा है। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ लिखते हैं कि बालक को अपनी मनमोहक छवि कारण धन्य है ही और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है, एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता और अब तुम्हें पराया भी लग रहा हूँ। एक तरह यह ठीक भी है क्योंकि मुझमें तुम्हारा संपर्क कितना है यह तो तुम्हारी माँ ही उंगलियाँ ही हैं जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती है। इस तरह
तिरछी नजरों से देखते देखते जब हमारी आंख एक दूसरे से मिलती है, मेरी आंखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो, ये मेरे मन को मोह लेता है। यहाँ देखते हैं चौथा पद, एक के नन्ही दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। यहाँ देखते हैं भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती, इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि एक नहीं दो नहीं, लाखों लाखों नदी के पानी के मिलने से ये फसल पैदा होती है। किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियां आपस में मिलती हैं तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है। ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वह उपजाऊ बनते हैं। यहाँ पांचवा पद देखते हैं, फसल क्या है और तो कुछ नहीं, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदनी मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच हुआ हवा की स्तर का है। यह भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करता है कि यह फसल, यहाँ बताते कवि प्रश्न करते हैं कि यह फसल क्या है, अर्थात यह कहाँ से और कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि खुद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है। यहाँ बताते हैं कवि कि ये फसल नहीं, ये नदियों के जादू का पानी है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है, ये मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देती है, यह सूरज की किरणों एवं हवा का उपहार है जिसके कारण ये फसल पैदा होती है। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसे अंदाज के कारण जिंदा है तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान होता है। इस प्रकार से पद यहीं समाप्त होते हैं इस पाठ के। अब प्रश्न का देखते हैं, बच्चे की दंतुत मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर देखते हैं, बच्चे की दंतुत मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर उठता है। उन्हें बच्चे की मुस्कान की मनमोहकता देखकर ऐसा लगता है, मनमोहकता को देखकर ऐसा लगता है कि यह मृत व्यक्ति भी जान डाल गई देगी। यहाँ पे क्या होता है, मृत व्यक्ति में भी जान डाल देगी उसकी मुस्कान। यहाँ दूसरा देखते हैं, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। उत्तर में बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला बिंदु है, बच्चे की मुस्कान सरल और स्वाभाविक होती है, वही बड़ों की मुस्कान में बनावटीपन होता है। दूसरा बिंदु, बच्चे की मुस्कान भोली और स्वार्थ रहित होती है, वही बड़ों की मुस्कान कुटिल और स्वार्थी होती है। तीसरा बिंदु है, बच्चे की मुस्कान काम और निश्चल होती है, वही बड़ों की मुस्कान उसकी परिस्थितियों के अनुसार तय होती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने बच्चे की मुस्कान के, यहाँ पे है तीसरे नंबर प्रश्न पर, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। उत्तर है, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला बिंदु है मृतक में भी जान डाल देना। दूसरा बिंदु, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। तीसरा बिंदु, बांस या बबूल से सिपाहिया का फलों का झरना। चौथा बिंदु, स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना। पांचवा बिंदु, तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराना। यहाँ देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, हाँ नंबर पर पहला आएगा
छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाते हैं। उत्तर देखते हैं। धूल से सना शिशु का शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान कवि को इतना प्रभावित करती है कि उसे लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में न खिलकर उनकी झोपड़ी के अंदर खिल गया है। अब यहाँ दूसरा खा नंबर में है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सफलिया के फूल भांस था कि बबूल। यहाँ उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति का भाव है कि शिशु के स्पर्श मात्र बबूल को बांस के पेड़ से कालिया के फूल झड़ने लगते हैं। यानी शिशु के स्पर्श से ऐसा जादू है कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का हृदय भी पिघल जाए और आनंद का संचार हो जाए। यहाँ पर भी देखते हैं रचना के आधार पर रचना और अभिव्यक्ति देखते हैं। पांचवा प्रश्न है। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर है। मुस्कान अपने मन की प्रसन्नता को प्रकट करने का माध्यम है। व्यक्ति जब खुशी से मुस्कुराता है तो वातावरण में उल्लास भर जाता है और सामने वाले को भी खुशी अनुभव होती है। इससे अनंत की भावना जगती है। क्रोध मन की अप्रसन्नता और विरोध को प्रकट करने का माध्यम है। इससे वातावरण तनावयुक्त हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति की अप्रसन्नता से दूसरे भी अशांत हो जाते हैं। इससे हमारे साथ साथ दूसरों का भी नुकसान होता है। छठवां प्रश्न देखते हैं। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाएं और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है। बच्चे की उम्र 8 या 9 महीने की रही होगी, चूंकि इस उम्र में बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं। अब सातवां प्रश्न देखते हैं। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखते हैं। कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे पहली बार मिले हैं, इसलिए बच्चा उन्हें एकटक देखता रहता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को प्रशंसा से भर देती है। क्या भर देती है? प्रशंसा से भर देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खेल उठे हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा कहीं उन्हें देखते देखते थक न जाए, इसलिए वे आँख फेर लेते हैं। अब यहाँ पर दंतुरित मुस्कान के प्रश्न तो यहीं समाप्त होते हैं। अब ये फसल वाले जो हैं एक इसी में एक भाग है, उसका पहला प्रश्न है। कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर देखते हैं। कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, सूर्य की किरणों और वायु की मंद गति का परिणाम है। यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलकर कार्य करने से उगता है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। कविता में फसल जाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? यहाँ बताते हैं। आवश्यक तत्वों की बात कौन कौन सी है कविता में फसल जाने के लिए? तो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर में है। कविता में फसल जाने के लिए सब तत्वों की बात कही गई है। आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। पहला बिंदु मनुष्य की परिश्रम, दूसरा बिंदु पानी, तीसरा बिंदु मिट्टी, चौथा बिंदु धूप, पांचवा बिंदु हवा। अगला प्रश्न देखते हैं। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि का क्या व्यक्त करना चाहता? उत्तर देखते हैं। कवि ने यहाँ फसल के जाने को मानव के श्रम से जोड़ा है, क्योंकि किसानों और द्वारा की गई मेहनत और उनके लगने के कारण ही फसल का न संभव हो पाता है। इसके बिना प्रकृति के तत्व की सार्थकता फसल में व्यर्थ है। अब चौथा देखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतरण है। सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है। हवा की कण का। उत्तर देखते हैं। इन पंक्तियों में फसल में सूरज की किरणों तथा हवा के योगदान को दर्शाया गया है। फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है। सूरज किरणें अपनी ऊष्मा प्रदान कर फसल को पकने में मदद करती है, तो वही हवा की मंद गति फसल के बढ़ने में सहायक है। रचना और अभिव्यक्ति देखते हैं। अगला प्रश्न। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। इसमें का नंबर में देखते हैं। मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? उत्तर में मिट्टी के गुण धर्म का मतलब है उसमें मौजूद प्राकृतिक और पोषक तत्व, खनिज पदार्थ जो मिट्टी का रंग और स्वरूप निश्चित करती है। मिट्टी की अधिक उपजाऊ क्षमता से फसल का उत्पाद भी अधिक होता है। का नंबर में देखते हैं। सही है। वर्तमान जीवन की शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? उत्तर में है वर्तमान। यहाँ पे है कौन सा? वर्तमान शैली की गुणधर्म को प्रभावित करने वाला बताना है, तो उत्तर बताते हैं। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी का प्रदूषित कर रही है। उपयोग में लाए जा रहे अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं
यहाँ बताते उर्वरक विनष्ट वस्तुएं मिट्टी के मूल स्वरूप को नष्ट कर रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव फसल पर भी पड़ रहा है। अब का नंबर में देखते हैं, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या क्या किसी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है, किसी प्रकार की कल्पना की जा सकती है। उत्तर देखते हैं, अगर मिट्टी ने अपना गुणधर्म छोड़ दिया तो धरती से हरियाली का, पेड़ पौधे और फसल आदि का नामो निशान मिट जाएगा। इसके अभाव में धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। खा नंबर देखते हैं, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। उत्तर में, हम मिट्टी को वृक्षारोपण कर, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग बंद कर, कारखानों को सीमित कर, रासायनिक तत्वों का उपयोग कम कर हम मिट्टी के गुण धर्म को पोषित कर सकते हैं। इस प्रकार से इस पाठ के भावार्थ एवं प्रश्न उत्तर यही समाप्त होते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि वीडियो आपको जल्दी मिल सके। चलिए, मेरे वीडियो को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।